पुराने छोड़े हुए व्हीकल्स में कुछ तो ऐसी बात जरूर होती है कि हम में से बहुत से लोग इनसे नजरें ही नहीं हटा पाते। फिर चाहे वो जंगल में पड़ी बिना किसी मालिक की कार हो या फिर घास के मैदान में पड़ी कोई बड़ी सी मशीन, आप हमेशा जानना चाहते हैं कि आखिर ये यहाँ पहुंची कैसे। आपके लिए अच्छी बात यह है कि मैंने आपके लिए कुछ रिसर्च करके दुनिया के सबसे इनक्रेडिबल व्हीकल्स ढूंढे हैं। तो अपने पॉपकॉर्न उठा लीजिए और आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं छोड़ी हुई ट्रेन्स, एरोप्लेन्स और मशीन्स को देखने, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। रेड स्टार ग्रेवयार्ड बुदापेस्ट सिटी के नॉर्थ साइड पर एक पुरानी सी जगह है जहां पर 100 से भी ज्यादा व्हीकल्स हैं। यहाँ रेयर ट्रेन इंजन से लेकर पुरानी खराब पड़ी ट्रेन कार सब कुछ है। इसे रेड स्टार ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ये ट्रेन लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इसे 20 सेंचुरी में एक रिपेयर एरिया की तरह बनाया गया था, लेकिन जैसा ये आज हम इसे देख सकते हैं, ये अपनी ट्रेन के साथ ही एकदम खाली पड़ा हुआ है। और इनमें से कुछ तो एकदम एंटीक है, जैसे की MAV301 सीरीज के इंजन जो की लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। MAV424 स्टीम इंजन जिनके सामने 1900 के टाइम के सोवियत के लाल रंग के स्टार लगे हुए हैं। ये अभी तक पता नहीं चल पाया कि आखिर यहाँ कितनी ट्रेन है, लेकिन नेचर की वजह से ये खराब जरूर होने लगी हैं। और कुछ समय बाद पेड़ इन ट्रेन को पूरी तरह से ढक देंगे और यही इनका अंत होगा। स्ट्रेंज जोगल साइट दूर से जर्मनी का जोगल टाउन बिल्कुल नॉर्मल ही लगता है, लेकिन जब आप इसके आउटस्कर्ट के मैदानों को देखेंगे तो आपको कुछ अजीब लगेगा। ये लाइन से जमे हुए 24 डॉट्स आपको क्या लग रहे हैं? घास फूस के बंडल, ट्रैक्टर या फिर शायद भुट्टे के पेड़? पर जब आप इसे और जूम करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो टैंक्स हैं। इनफैक्ट लेपर्ड 1 और M47 टैंक्स हैं। कुछ अर्बन एक्सप्लोरर यहाँ नहीं जाने के लगे साइन बोर्ड को देखने के बाद भी जा चुके हैं। देखने में चाहिए लाइन से लगे हुए टैंक्स कितने भी अजीब क्यों न लगे, ये 50 टन के छोड़े हुए टैंक्स सिर्फ देखने के लिए नहीं रखे गए। ये एकदम किसी मिलिट्री शूटिंग रेंज की तरह दिखते हैं। आप इन्हें देखकर बता सकते हैं कि ये जगह टारगेट प्रैक्टिस के रूप में यूज की जाती रही होगी, लेकिन इस शूटिंग रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन को सीक्रेट ही रखा गया है। हाँ, इतना सीक्रेट जितना खुले मैदान में रखे 24 टैंक्स को रखा जा सकता था। शूटिंग की बात से याद आया, आप क्यों नहीं नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देते? अच्छा, आपने कर दिया? ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनक्रेडिबल कार का कब्रिस्तान बेल्जियम अपनी चॉकलेट्स और बियर के लिए फेमस है, लेकिन करीब 10 साल पहले तक ये दुनिया के सबसे शैतान और साजिश करने वाले यार्ड्स का घर था। किसी पुराने भूले हुए ट्रैफिक जाम की तरह शेट्यून कार का कब्रिस्तान, उसमें जंगल में लाइन में लगी पुरानी कार्स दिखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। इनमें से बहुत सारी जंग लगी हुई अमेरिकन कार्स थी, जिन पर यह अफवाह थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म हो जाने के बाद अमेरिकन सोल्जर इन्हें यहाँ छोड़कर गए। लेकिन इनमें से ज्यादातर कार तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के लगभग 20 साल बाद बनी थी। तो आखिर इनके छोड़े जाने के पीछे की असली वजह क्या थी? बाद में खुलासा हुआ कि असल में ये कार्स कनाडा एयरफोर्स की थी। लेट 1940 में नाटो की तरफ से इन्हें पास के ही वर्टन हाउस में रखा गया था, लेकिन क्योंकि टाउन बहुत छोटा था इसलिए इन कार्स की रिपेयरिंग का काम पास के शेट्यून शहर के एक मैकेनिक को दे दिया गया था। लेकिन जब फ्रांस ने नाटो को 1966 में छोड़ा तो ट्रूप्स इतनी सारी कार्स को उसी मैकेनिक के पास छोड़कर चले गए। वो मैकेनिक इन्हें बेच नहीं पाया और टाइम के साथ साथ ही पुरानी और खराब होती चली गई और 2010 में इन्हें वहां से फाइनली हटा दिया गया। वाह, शायद मैंने अभी क्लासिक कार लवर्स की दिल टूटने की आवाज सुनी है। आइसलैंड का घोस्ट प्लेन वॉल्केनो से बनी हुई काली रेत के आइसलैंड के बीच दुनिया के सबसे सुंदर बीचेस में से एक है। लेकिन ये रेत खुद में सुंदर होने के साथ साथ ही घर है बहुत सारे छोड़े हुए व्हीकल्स का। ये है सोलेमसन द प्लेन रेक, जो कि एक पुराना कार्गो है और खाली पड़ा हुआ है। ये किसी एपोक्लिप्स या कयामत के बाद के नजारे जैसा दिखता है, लेकिन असल में ये है 21 नवंबर 1973 के इवेंट के बाद का सीन। इस दिन C-117 प्लेन के 5 लोग आइसलैंड के US नेवल बेस की तरफ जा रहे थे और तभी टेम्परेचर एकदम से 14 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई। टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से 60 माइल प्रति आवर के रफ्तार से चल रहे इस प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। प्लेन क्रैश हो गया और सीधा इस बीच पर आ गिरा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि प्लेन में सवार सभी लोग बच गए। US मिलिट्री ने उन सबको रेस्क्यू किया और गिरे हुए प्लेन में जो भी कुछ था उसे खाली कर दिया। उन्होंने प्लेन के पंख काट दिए, इंजन हटा दिया और छोड़ दिया तो बस ये 5 टन का खाली प्लेन। ये बहुत ही रूट था। हाँ, लेकिन अब आइसलैंड में ये फ्री टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। किस्का के डरावने किनारे किस्का अलास्का के इल्यूजन आइलैंड का हिस्सा है और इस 22 मील लंबे आइलैंड पर कोई भी नहीं रहता। ना तो यहाँ रोड है, ना ही बिल्डिंग्स। यहाँ किसी व्हीकल के होने के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसके किनारे पर पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गन, शिप्स और तो और सबमरीन्स भी हैं।
इनमें से ज्यादातर 80 साल पुरानी है, लेकिन अलास्का के ठंडे मौसम की वजह से ये अभी भी काफी अच्छी कंडीशन में है। स्पेशली ये जापानीज टाइप ए सबमरीन्स, सिर्फ 78 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी ये सबमरीन्स दुश्मन के एरिया में जासूसी करने काम आती थी। लेकिन अगर कोई इनको पकड़ लेता था तो इनके छोटे साइज की वजह से जापानीज बड़ी आसानी से इन्हें टारगेट प्रैक्टिस बोल दिया करते थे। इनमें से बहुत से हथियार भी हुआ करते थे और इन्हीं की मदद से तो पर्ल हार्बर पर हमला किया गया था। तो आखिर ये छोड़ी हुई सबमरीन्स किसका में क्या कर रही हैं? तो ये पता चला है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय अलास्का में हुए बैटल की वजह से यहाँ पर है। उस समय किस्का अमेरिका के वेदर स्टेशन के जैसा था, जिसे बाद में जापानीज ने कैप्चर कर लिया और इसी कैप्चर के रिटर्न में अमेरिका और कनाडा की फोर्सेस ने इस आइलैंड पर एयर अटैक करना शुरू कर दिया और यह अटैक पूरे 1 साल तक चला। 1943 में हारकर जापानीज नेवी तुरंत इल्यूशन आइलैंड छोड़कर चली गई, लेकिन जाने से पहले अपने सभी सबमरीन्स और शिप्स को बर्बाद कर दिया ताकि उनके दुश्मन इसका यूज न कर पाए। ये लड़ाई भले ही हिस्ट्री की किताबों में न मिले, पर इस बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। अबेंडन टर्बो ट्रेन। 20वीं सेंचुरी में सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच हमेशा कंपटीशन रहता था कि आखिर कौन ज्यादा बड़ा और बेहतर रॉकेट बना सकता है, लेकिन उसकी वजह से एक नए सुपर फास्ट व्हीकल का क्रिएशन जरूर हुआ, एक टर्बोजेट ट्रेन का। इसे अमेरिकन इंजीनियर डॉन वेटजिल ने 1960 में बनाया था, जिनसे कहा गया था कि एक सस्ती और फास्ट ट्रेन बनाओ। तो वेटजिल के दिमाग में एक एक्सीलेंट आइडिया आया कि क्यों ना ट्रेन में जेट इंजन को जोड़ दिया जाए, और इसी का रिजल्ट थी M497, जिसमें 5000 हॉर्स पावर के 2 जेट इंजन को लगाया गया था और इन इंजन को ट्रेन के आगे लगाया गया था, जिससे ये एक कूल लुक दें। और जब इसको टेस्ट किया गया तो इसकी स्पीड थी 183 मील प्रति घंटा। और इस एक्सीलेंट ट्रेन को देखकर सोवियत यूनियन के मन में भी ऐसे ही जेट ट्रेन बनाने का आइडिया आया और 1970 के समय में इस अमेजिंग मशीन को बनाया गया। एक पुराने ER-22 इंजन को रीडिजाइन किया गया और इसमें याकोवलेव YAK-40 के 2 टर्बो इंजन लगाए गए। लेकिन फिर भी ट्रेन की सबसे तेज स्पीड 155 मील प्रति घंटे तक ही पहुंच पाई। लेकिन फिर भी ये कितनी औसम है ना। अब क्योंकि अमेरिकन जेट ट्रेन के कंपैरिजन में ये महंगी भी थी और ज्यादा शोर भी करती थी, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। इसे दोरोशिखा की एक रेल फैक्ट्री के पीछे एक अनयूज्ड ट्रैक पर रख दिया गया और ये यहाँ 40 साल से भी ज्यादा समय से है। माना कि ये एकदम ऐसी दिखती है जैसे बस छूने से ही टूटकर गिर जाएगी, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जब ये काम करती रही होगी उस टाइम इसमें ट्रैवल करना बड़ा मजेदार होता होगा। रस्टिंग रिवर रॉकेट। टर्बो ट्रेन ही सोवियत यूनियन के 1957 के अजीब एक्सपेरिमेंट्स में से एक नहीं थी, बल्कि सोवियत यूनियन ने इस समय हाइड्रोफोइल बोट्स भी बनाई। ये रेगुलर बोट से काफी ज्यादा तेज थी क्योंकि इनके विंग्स की वजह से ये पानी के ऊपर रहती थी। इनकी वजह से बोल्ट पानी के ऊपर एकदम पत्थर की तरह रहती थी। इन रशियन रॉकेट्स को रकेत कहते थे और ये पैसेंजर्स को नदी के रास्ते से 43 मील पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करवाती थी, जो कि उस समय की नॉर्मल बोट से 3 गुना ज्यादा तेज थी। ये काफी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, लेकिन सोवियत यूनियन की हार के बाद को मेंटेन नहीं किया जा सका और इसे ऐसे ही खराब होने के लिए छोड़ दिया गया। इन फोटोज में दिखाए गए रिकवर रॉकेट्स को मीटियर्स कहा जाता था, जो कि सेकंड जनरेशन शिप्स थी और रकेट से ज्यादा तेज थी और एक बार में 160 पैसेंजर्स को बिठा सकती थी। लेकिन आज के समय में इनमें से बहुत सारी पर्म सिटी के पास बने कामा रिजर्वायर के पास के जंगलों में पड़ी हुई सड़ रही है। जो भी हो, इनमें कुछ बात तो है जो अपनी इतनी बुरी कंडीशन में भी ये एकदम अच्छी दिखती है। लोनली लन क्लास इक्रानोप्लेन। जब बात आती है खाली अकेले छोड़े गए व्हीकल्स की तो सबसे ऊपर आता है सोवियत का लन क्लास इक्रानोप्लेन। ये टॉप सीक्रेट मिलिट्री व्हीकल 242 फीट बड़ा था और ये विंग इन ग्राउंड इफेक्ट की मदद से चलता था। जैसे ही एक एयरप्लेन उड़ता है तो उसके विंग्स और ग्राउंड के बीच में एक एयर कुशन बन जाता है। तो अपने स्पेशल डिजाइन विंग्स की मदद से इक्रानोप्लेन नदी, समुद्र और तो और दुश्मन के वॉरशिप्स के केट करके निकल सकता है। इसमें 8 टर्बो जेट्स लगे हुए हैं, जिनकी वजह से इसकी स्पीड 340 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है इसमें बोट की कैपेसिटी के साथ है एयरप्लेन की स्पीड। लेकिन दुख की बात है कि 1991 में जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ तब तक सिर्फ एक ही इक्रानोप्लेन बन पाया था, जिसका नाम था कैस्पियन सी मॉन्स्टर। लन प्रोग्राम को रोक दिया गया और कैस्पियन सी मॉन्स्टर को रशिया के दागिस्तान रीजन में छोड़ दिया गया। लगभग 30 साल तक ये सी मॉन्स्टर यहीं पर रहा और फिर 2020 में इसे म्यूजियम में रखने की बात शुरू की गई और इसने कैस्पियन सी में लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय किया। लेकिन जब ये 240 टन का प्लेन देरबेंड के बीच के किनारे पर आया तो ये इतना भारी था कि इसे आगे ले जाना मुश्किल था। इस वजह से ये बीच पर ही 5 महीने पड़ा रहा। आप क्या सोचते हैं? ये तो पता नहीं, लेकिन किसी वॉरशिप के पास आपको बच्चे खेलते हुए सिर्फ रशिया में दिखाई दे सकते हैं भाई।
मिसिंग मिल-मी 6। सोवियत यूनियन का ये व्हीकल जेट ट्रेन, रिवर रॉकेट या एयरप्लेन जितना अजीब तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसे अकेला छोड़ा गया है वो एकदम अजीब है। रशिया की कैपिटल मॉस्को से करीब 1500 मील दूर यामालो नेनेट्स डिस्ट्रिक्ट के खाली पड़े मैदान में आपको कुछ अजीब सा दिख जाएगा। वो यही है, ये देखने में जरूर किसी बीस जैसा है, लेकिन असल में ये मिल-मी 6 हेलीकॉप्टर का टूटा फूटा स्केलेटन है। जब 1960 में इन्हें पहली बार बनाया गया तब इसका वजन 30 टन हुआ करता था और लंबाई 108 फीट थी, और इसी के साथ ये दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर्स में से एक था। 1981 में मी 6 जमीन से लगभग 500 फीट ऊपर उड़ रहा था कि तभी चॉपर के दोनों इंजन फेल हो गए और उसमें बैठे 5 लोग नीचे मैदान में गिर पड़े। लेकिन अच्छी बात है कि किसी को भी चोट नहीं आई, लेकिन ये बहुत ही बुरी तरह से टूट गया। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि फ्यूल भरते टाइम वर्कर्स ने चॉपर के फ्यूल टैंक में गलती से पानी मिला गैसोलीन डाल दिया था, जिसकी वजह से इंजन फेल हो गए। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन चॉपर्स को सही करने के लिए किसी ने कोशिश भी नहीं की, बल्कि ये 40 सालों से यही मैदान में पड़ा हुआ है और इसी बीच इसके पार्ट्स और इंजन भी चोरी कर लिए गए। मुझे लगता है किसी भी एयरप्लेन पसंद करने वाले के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है भाई। द अमेजिंग मेज। क्या आपको लगता है कि सोवियत के अजीब व्हीकल्स की लिस्ट खत्म हो गई? तो फिर अपनी नजर मेज 7904 की तरफ मोड़ लीजिए। इतने सारे व्हीकल्स और केबिन्स के साथ ये एकदम किसी बड़े कैटरपिलर की तरह लगता है। इन बड़े बड़े मेज ट्रक्स को सोवियत ने कोल्ड वॉर के टाइम पर न्यूक्लियर मिसाइल को इधर से उधर ले जाने के लिए बनाया था। मेज 7904 6 एक्सेल के साइज का है। इसमें 12 पहिए हैं और ये करीब 220 टन वजन उठा सकता है, लेकिन इसका खुद का वजन 190 टन था। मतलब कि इसके 9 फीट डायमीटर के हर एक पहिए पर ऑलरेडी 30 टन का वजन था। इतने भारी ट्रक की फंक्शनिंग इतनी मुश्किल थी कि इसकी फंक्शनिंग ठीक से हो इसके लिए 100 इंजीनियर्स को बुलाया गया था। वजन की प्रॉब्लम होने के बाद भी 1983 में 100 फीट लंबाई और 22 फीट चौड़ाई के साथ इसको रोड पर उतार दिया गया। स्पेशलिस्ट ने इसमें 42.2 मीटर का इंजन लगाया, जिससे कि ये एक 1500 हॉर्स पावर तक की एनर्जी को जनरेट कर पाए। लेकिन इतने वजन के साथ चलने का मतलब था कि इसकी स्पीड सिर्फ 16 मील प्रति घंटे थी। और तो और इसके सैंपल को बहुत ही बुरे तरीके से हैंडल किया गया था। और ये बात शायद आप एक न्यूक्लियर मिसाइल कैरी करने वाले व्हीकल के बारे में कभी नहीं सुनना चाहेंगे। इसको बनाने में इतनी मेहनत लगने के बाद भी इसमें कभी भी न्यूक्लियर मिसाइल नहीं कैरी की गई और इसे यूं ही सड़ने के लिए कजाकिस्तान में छोड़ दिया गया। साल 2007 आते आते इसके पहियों की हवा भी निकल चुकी थी, इसके पार्ट्स को चोरी कर लिया गया था और अब सिर्फ फोटोशूट के लिए रह गया था। पर इसके बचे हुए हिस्से को भी 2010 में साफ कर दिया गया। और मुझे पता है कि ये उन कूल किड्स के लिए बहुत ही दुख की बात है जो इसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। द मैकबाज। माना कि इतना फेमस नहीं है, लेकिन मैकबाज के नाम से आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि ये एक टाइम पर मैक कॉर्पोरेशन का हिस्सा था। इसे 1986 में वैनकूवर वर्ल्ड फेयर के लिए बनाया गया था, जो कि फॉल्स क्रीक के किनारे पर हुआ था। तो मैकडोनल्ड ने इस इवेंट को अपने नए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के आइडिया को सबको दिखाने के लिए यूज किया। उन्होंने एकदम यूनिक रेस्टोरेंट बनाया जो कि 187 फीट लंबा था और ये बना था $12 मिलियन में, जो कि आज के हिसाब से है $26 मिलियन। और उन्होंने इसका नाम रखा फ्रेंडशिप 500, जो कि इतना बेकार और बोरिंग है कि इसके सामने तो मेरे जोक्स फनी लगने लग जाएंगे। इस 8,500 स्क्वायर फीट के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को डिजाइन किया गया था जिससे कि ये मैक के अमीर कस्टमर्स को किनारों की सैर करा सके। 6 महीने चले वर्ल्ड एक्सपो में ये बहुत ही फेमस हुआ था और वहीं इसका नाम मैकबाज रख दिया गया था। लेकिन सिर्फ 5 साल के बाद ही इसमें रहने वाले बोर हो गए और किनारे में रह रहे लोगों ने इसे दूर ले जाने के लिए कह दिया। इसे 1991 में बुर्राड इनलेट में ले जाया गया, लेकिन इसे फिर से कभी बिजनेस के लिए यूज नहीं किया गया, बल्कि वहां सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। 30 साल से मैकबाज वहीं पर है और इसमें धूल मिट्टी जम चुकी है। इसके अंदर का हिस्सा बिल्कुल 80s के सुंदर डेकोरेशन की तरह है, लेकिन इतना टाइम हो जाने की वजह से वो भी खराब हो चुका है। खिड़कियां धूल से खराब हो गई हैं, दीवार और दरवाजे भी धूल मिट्टी से गंदे हो गए हैं। 80s के टाइम में ये बहुत ही सुंदर रहा होगा, लेकिन अगर अब इसकी कंडीशन देखें तो ये दुनिया की आखिरी जगह होगी जहां पर आप जाना चाहेंगे। दी हरकेमर बैटल जिटनी। खाली पड़े मैदान तो छोड़े हुए व्हीकल से ही भरे हुए होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ व्हीकल्स जैसे कि ये बाकियों से अलग होते हैं। अमेरिका के मैदान में रखा हुआ ये 6 टायर वाला व्हीकल किसी भी नॉर्मल ट्रक या कार से बहुत ही अलग है। ये अपनी तरह का एक ही व्हीकल है, लेकिन अगर ये इतना ही अच्छा है तो इसे खाली मैदान में पुरानी फेंकी हुई गाड़ियों के बीच में क्यों छोड़ दिया गया? तो इसके पीछे की कहानी बड़ी ही फेमस है। अब आप लोगों को शायद ही 90s की फिल्म का द मिस्ट्री मैन याद होगा, जो कि पूरे शहर को बुराई से बचाता था। तो उसमें हीरो जिस व्हीकल पर राइड करता था वो हरकेमर बैटल जिटनी
ही था। मूवी में इसे इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया था कि लोग तो ये सोचते थे कि आखिर में ये असली है भी या नहीं। एक बार तो ये भी अफवाह उड़ी थी कि ये यूएस मिलिट्री का व्हीकल Z-17 मराउडर है, बल्कि असलियत में जिटनी स्पेशल सिर्फ फिल्म के लिए ही बनाया गया था। इसका गियर 1979 के फोर्ड ट्रक का था और इसकी बॉडी नए एयर स्ट्रीम कैंपर की थी, लेकिन इसे इतने अच्छे तरीके से कस्टमाइज किया गया था कि इसे किसी भी दूसरी फिल्म में यूज नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसे धूल में खराब होने के लिए फेंक दिया गया। शायद फ्यूचर में ये किसी सुपर हीरो के काम आ जाए। द वेकेंड विक्टर 2020 तक इंग्लैंड के मरहम रॉयल एयर फोर्स बेस को एक एयरक्राफ्ट गार्ड किया करता था। ये 1960s कोल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इसमें जेट जितनी पावर थी और ये बॉम्बिंग के काम भी आता था। इसकी लंबाई सिर्फ 140 फीट थी और इसके विंग्स 110 फीट के थे और ये एयरक्राफ्ट 17.5 टन के बम कैरी कर सकता था। जब वॉर चल रहा था तब इन्होंने बहुत मदद की और ये बहुत ही फेमस भी थे, लेकिन 1991 में वॉर खत्म होने के बाद इनका ज्यादा यूज नहीं हो पाया। इनका आखिरी मॉडल 1993 में रिटायर कर दिया गया। इनको रिस्टोर और मेंटेन करने का खर्चा इतना ज्यादा था कि RAF इन्हें पब्लिक को फ्री में देने के लिए भी तैयार था, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत कम लोगों के पास इतनी जगह थी कि इतने बड़े प्लेन रख पाए। इसीलिए इनके कुछ मॉडल्स को म्यूजियम भेज दिया गया और कुछ को जैसे कि इसे फेंक दिया गया था RAF के फायर पिट में है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी विंड स्क्रीन पूरी टूटी हुई है, अंदर का हिस्सा आग की वजह से एकदम काला हो गया है और बचा हुआ भी सब बेकार ही है। इस बॉम्बर को RAF पहले टारगेट प्रैक्टिस के लिए यूज किया करता था, पर 1995 में इनको खत्म कर दिया गया। वाह, एक विंटेज बम्बर को इस तरह से जला हुआ देखना कितना अमेजिंग है ना? डिज्ड लेम्बो, ज्यादा हॉर्स पावर के साथ आती है ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसी चीज जो कि इस लैम्बोर्गिनी के मालिक कार के साथ 2019 में भूल गए। कैमरामैन एंड्रू लॉरेंस एक सुबह इंग्लैंड के नॉर्थ लंदन में ट्रैवल कर रहे थे कि तभी उन्हें रोड के किनारे $2.5 लाख की ये पर्पल कार दिखी। ये लैम्बो एक गड्ढे में पड़ी हुई थी और इसका फेस भी उल्टे की तरफ था। इसके ड्राइवर की साइड के भी दरवाजे जाम हो गए थे और जब एंड्रू ने अपने आसपास देखा तो उसका मालिक भी कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। सोचिए उसे कितनी खुशी रही होगी जब उसने एक ट्रक को वो गाड़ी उठाने के लिए बुलाया होगा और उस गाड़ी को अपना ही मान लिया होगा। लेकिन एंड्रयू ने पुलिस को फोन किया और इसके मालिक को ढूंढने की कोशिश की तो ये पता चला कि ये कार बिटस्टॉक्स के फाउंडर और बिटकॉइन मिलेनियर माइकल हडसन की है। वो ड्राइव कर रहे थे कि तभी कार एक गड्ढे में फंस गई और उन्होंने इसे उठाने के लिए किसी टू ट्रक को बुलाने के बजाय इस लेम्बो को वहीं पर छोड़ दिया और खुद मदद मांगने के लिए आगे बढ़ गए। अच्छी बात ये रही कि इस कार के डैमेज को ठीक करने में ज्यादा पैसे नहीं लगे और ये फिर से यूज में ली जाने लगी। मैं सोच रहा हूँ कि क्या इन्हें इतने सारे पैसों की मदद से ड्राइविंग लेसन ले लेने चाहिए। होली एबेंडनमेंट बैटमैन। अगर आप मुझसे पूछो तो बैटमैन की सबसे अच्छी वही पिक्चर है जिसमें माइक कीटन ने कैप्ड क्रूसेडर का रोल प्ले किया है। उनके बारे में हर चीज लाजवाब थी, कॉस्ट्यूम, गैजेट्स, मिशेल फिकर, कैटवुमन के रोल में, ओह माय गॉड, कार, सब कुछ। हाँ, लेकिन कार की कंडीशन अच्छी नहीं है, ये आप देख ही सकते। 2019 में कीटन एरा की कार मैदान में पड़ी हुई मिली। ये वहाँ कई समय से थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये अकेले ऐसी छोड़ी हुई गाड़ी नहीं थी, बल्कि ऐसी एक कार 2020 में न्यूयॉर्क के एक मैदान में पड़ी हुई मिली। तो अब क्योंकि बैटमैन तो एक ही है, तो ये दो कार कहां से आई? तो ऐसा लगता है कि बैटमैन के कुछ फैंस ने दूसरी कार को बना दिया होगा, लेकिन जैसे ही उनका डार्क नाइट का ऑब्सेशन खत्म हुआ होगा, उन्होंने इसे फेंक दिया होगा। हाँ, शायद बाद में उन्हें इसे फेंकने का रिग्रेट जरूर हुआ होगा। 2019 में ये कीटोन कार eBay पर बेचने की कोशिश की गई। 400 की हॉर्स पावर के साथ इसका प्राइस रखा गया $6,80,000। इसके प्राइस को देखते हुए इसे जंगल में फेंक देना एकदम पागलों वाला काम लगता है भाई। द अबेंडन ब्लू वंडर। जर्मनी के चिपकाऊ के हरे मैदान छोड़ी गई चीजों की वजह से ही सबसे अलग हैं। 170 फीट की लंबाई और 49 फीट के डायमीटर वाले व्हील्स वाला ये जंग लगा हुआ व्हीकल एकदम वेपन जैसा लगता है, जिसे किंग कॉन्ग से लड़ने में यूज किया जाता होगा। जब 2000 में एक्सप्लोरर्स ने इसको ढूंढा तो उन्हें लगा कि ये बैगर 258 है, जिसे माइनिंग में यूज किया जाता है। जैसे इस मशीन के पहिए मूव करते थे तो इसमें लगी बकेट्स अपने आप ही जमीन में नीचे जाया करती थी। ये एकदम किसी फैक्ट्री के जैसे ही था। हाँ, डिफरेंस बस ये था कि इसे इधर से उधर ले जाया जा सकता था और इसकी स्पीड थी 20 फीट पर मिनट। लेकिन जब और ज्यादा एक्सप्लोरर्स आए तो पता चला कि ये बैगर 258 नहीं है, बल्कि बैगर 1473 है। इसे 1965 में बनाया गया था और ब्लू वंडर के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसका प्रिंट ब्लू था। इसकी बकेट्स अर्थ के नीचे लगभग 52 क्यूबिक फीट तक जा सकती थी, इसीलिए सिर्फ 150 रोटेशंस में ही ये ओलंपिक साइज की पूल को भी भर सकता है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि 2002 में इसे छोड़ दिया गया था क्योंकि खोदने के लिए कुछ बचा ही नहीं और ये बहुत ही बड़ा भी था और इसे ट्रांसपोर्ट करना महंगा भी था। अब इसका यूज सुंदर फोटोज खिंचवाने में होता है, या फिर अगर आप बहुत ही एडवेंचरस हैं तो आप इसका झूला भी बना सकते हैं। इनमें से कौन सा बेकार पड़ा व्हीकल आप फिर से अच्छी कंडीशन में देखना पसंद करेंगे, और क्या आप भी ऐसी और चीजों के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।